हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। गाइस, समान नागरिक संहिता का मतलब होता है किसी एक देश के अंदर, किसी टेरिटरी के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए कानूनों की एक समान संहिता, यानी जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच आदि आधारों पर कोई विभेद या कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसे हम समान नागरिक संहिता के रूप में जानते हैं। गाइस, आज 23 नवंबर है और आज ही के दिन भारत की संप्रभु संविधान सभा ने यानी 23 नवंबर 1948 को भारत के संविधान में 44वां अनुच्छेद जोड़ा था। भारत में ये जो 44वां अनुच्छेद है, आर्टिकल 44 है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, यानी ये सरकार को निर्देशित करता है, सरकार को ये निर्देश देता है कि वह भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करे, ताकि वो सौहार्दपूर्ण रूप से एकता के रूप में अपना जीवन यापन कर सकें। इससे भारत की एकता, अखंडता सुनिश्चित होती है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, सबसे दुखद ये है गाइस, कि भारत की आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक समान नागरिक संहिता को लागू करना तो दूर, इस पे चर्चा तक नहीं हुई है, इसका मसौदा तक तैयार नहीं किया गया है। किसी भी सरकार ने इस पे चर्चा कराने के लिए भी हिम्मत तक नहीं जुटाई है। तो ये बहुत ही दुखदपूर्ण और हास्यास्पद स्थिति है गाइस। भारत के संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना की थी कि कोई भी सरकार भविष्य में ऐसी आएगी जो राजनीतिक रूप से इच्छा शक्ति रखती होगी और भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता में विश्वास रखती होगी, और वो जरूर इस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करेगी। लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि किसी भी सरकार ने, अभी तक की जो भी सरकार आई है, इस पे किसी तरह का कोई स्टेप नहीं लिया है। गाइस, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूर्व की स्थिति के बारे में, यानी अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है तो अभी क्या स्थिति है हमारे यहाँ पे नागरिकों के बारे में। गाइस, अगर हम बात करें तो यहाँ पे विवाह के, संपत्ति के जो कानून है वो डिफाइन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल जो है 1956 है, लेकिन वो कितना लागू हो पाता है, उसके क्या प्रोविजन है, कहाँ कहाँ लागू होता है, वो अभी पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं है। मतलब उसमें बहुत सारे संशय हैं, बहुत ज़्यादा क्या है उसमें घोच पोच की स्थिति है। लेकिन मुस्लिमों के लिए तो बहुत ही बेकार स्थिति है। यहाँ अगर हम बात करें महिलाओं की विवाह के बारे में, तो गाइस मुस्लिम जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी विवाह योग्य आयु डिसाइडेड नहीं है। एवरेज 11 से 12 साल में जो लड़कियां होती हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, उनकी शादी कर दी जाती है। मुस्लिमों के लिए एक पति 4 पत्नियों का प्रावधान है, जो वो शरीयत के हिसाब से चलता है। कानून के हिसाब से भी उनको ये अधिकार दिया गया है कि एक जो पति है वो 4 स्त्रियों के साथ में विवाह कर सकता है। मुस्लिम महिलाओं में अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो महिलाओं को प्रॉपर्टी में कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती है, कुछ एक संपन्न परिवारों को छोड़ करके। लेकिन ज़्यादातर सामान्य बात यह है कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में, यानी पिता की संपत्ति में, जिसे पैतृक संपत्ति बोलते हैं, और शादी के बाद में जो पति है उसकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता, उनको वंचित किया जाता है। और गाइज यही कारण है कि उनके साथ में बेतहाशा शोषण होता रहता है। इसके अलावा जो ट्रिपल तलाक की सिचुएशन है, यानी 3 बार तलाक से महिलाओं को कभी भी विवाह विच्छेद किया जा सकता है, ठीक है। उसमें कोर्ट की कोई रोल नहीं रहता, यानी कानून का कोई रोल नहीं रहता। अगर हम बात करें हिंदू कोड बिल के बारे में, तो यहाँ पे हिंदू कोड बिल हिंदुओं को सिर्फ एक शादी करने का अधिकार देता है। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें अगर पुरुष नपुंसक है या महिला बांझपन की शिकार है, तो तब भी ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा प्राप्ति करने के लिए भी वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। उसके लिए क्या है, कानून में प्रावधान है। अगर हम आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 के हिसाब से जाएं तो उसमें 7 साल का सजा का प्रावधान है अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो गाइज ये जो सिचुएशन है काफ़ी भेदभावपूर्ण है और दोनों ही संप्रदायों में, ठीक है, इसको लेकर के काफ़ी मतभेद रहता है, राइट। प्रॉपर्टी की बात करें गाइज, तो यहाँ पे अधिकांश थे हिंदू लड़कियों के लिए या हिंदू धर्म में
या हिंदू कोड बिल के आ जाने के बाद में स्थिति काफ़ी ठीक हुई है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में स्थिति बहुत ही जो कहेंगे तादाद से ज़्यादा ख़राब है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं वो शरीयत के हिसाब से चलती हैं। यही चीज़ें क्रिश्चियनिटी के हिसाब से भी हैं, ठीक है, बाकी धर्मों में भी ये लागू होती हैं। तो गाइज, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो ये सिचुएशन है, इससे देश के अंदर एक विभाजन की स्थिति पैदा रहती है, सांप्रदायिकता की स्थिति रहती है। ठीक है, लोगों में मनमुटाव रहता है, राइट। इससे एक दूसरे की अगर हम बात की जाए तो लोगों में हमेशा ही वैमनस्यता का जो माहौल है वो बना रहता है, और इसका एग्जाम्पल हम इतिहास में देख चुके हैं कि क्या सिचुएशंस हुई थी। तो गाइज, अगर हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता अगर लागू हो जाती है तो क्या होगा। तो गाइज, यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद में देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा, विवाह का एक कानून होगा। ठीक है, तलाक के लिए सभी को कोर्ट के थ्रू तलाक होगा। अगर मौखिक तलाक की भी सिचुएशन आती है तो इसमें हिंदू, पारसी, सिख, मुस्लिम सभी इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, अगर बांझपन या नपुंसकता की स्थिति है तो दूसरा, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो सभी दूसरा विवाह करके संतान सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस, सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा समान नागरिकता, अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होगी। ठीक है, वहाँ पे उनको बराबरी का अधिकार मिलेगा और वो अपने अधिकारों के साथ में जीवन यापन कर पाएंगी। देश में एकता, अखंडता की स्थिति है जो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, वाकई में जब हम बात करते हैं भारत को एक पंथ निरपेक्ष या सेकुलर कंट्री की बनाने की, तो सेकुलर वास्तविकता में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने के बाद ही लागू होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, ईसाइयों के लिए अलग कानून है, पारसियों के लिए अलग कानून है। तो यहाँ पे भारत के संविधान को सेकुलर संविधान कहना, पंथ निरपेक्ष संविधान कहना, ये वास्तविकता नहीं है। ठीक है, सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविकता तभी होगी जब यहाँ पे सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे, सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे और सभी उनके अनुरूप व्यवहार करेंगे। तो वो सभी सारे मतभेद भूल करके अपने जितने भी संप्रदाय हैं, ठीक है, या उनका जो भी फेथ है, उस सब में आराम से जीवन यापन करेंगे। उसमें सभी को आज़ादी होगी। कोई चर्च जाना चाहता है तो चर्च जाए, मस्जिद जाना चाहता है तो मस्जिद जाए, मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जाए, जिसकी पूजा करना चाहता है करे, जो भी फेथ अपनाना चाहता है अपनाए। वास्तविकता में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने के बाद ही भारत को हम पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में प्रतिस्थापित कर पाएंगे। तो गाइज, ये पक्ष और विपक्ष में कुछ चीज़ें थी। विशेष तौर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के एकीकरण के लिए, सुदृढ़ता के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसे लागू करना चाहिए। मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी अपने अपने विचार दें कि जिनको भी लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए तो कितना शीघ्रता से लागू होना चाहिए, सरकार को कितना उसके लिए, जो हम अगर बात करें लॉ कमीशन का बोलना चाहिए, वो दुनिया के जितने भी संविधान हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और भारत की जो स्थिति है उस सभी को देखने के बाद में उसके लिए एक मसौदा तैयार करके सरकार को दे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द भारत में लागू करने के लिए रिकमेंड करें। इसमें भारत के जितने भी कोर्ट्स हैं, कई बार सरकारों को निर्देश दिया है डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट सरकार से फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, सिर्फ ऑर्डर दे सकता है, निर्देश दे सकता है, कोई कमेटी रिकमेंड कर सकता है जिसको बनाए। तो गाइज, सभी को, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप एक अभियान चलाएं, एक आवाज़ उठाएं। कोई भी अभियान चला सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टेक्स्ट करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होनी चाहिए या नहीं लागू होनी चाहिए। चलिए गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।